बच्चा लोग स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म डियर पेज फिजिक्स। ठीक है। और आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चा लोग, जब आप लोग घर पे हैं और इस समय में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग के स्टडी को कंटिन्यू रखें, तो आप लोगों से बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन इतना ज़रूर उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे अपने स्टडी को कम से कम 1-2 घंटे का भी समय ज़रूर दे रहे होंगे, है नहीं? क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि इन सब समय में भी आप अपने आप को स्टडी से जोड़ के रखते हैं, ये बड़ी बात है। ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि कम से कम हमारा जो नोट्स है वो भी कंप्लीट हो जाए, तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। और हम लोगों का पूरा प्रयास है कि सिलेबस को टाइम पे लेने के बाद हम लोग रिवीजन के लिए अच्छा समय निकालें। इस वजह से आपकी क्लासेस अभी भी कंटिन्यू है। ठीक है बच्चे लोग, चलिए अब आप सभी बच्चों से सबसे पहले तो ये कि सर आज का हमारा हेडिंग क्या होगा। पिछली क्लास में हम लोगों ने बच्चे लोग पढ़ा था प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन, हम लोग पढ़ रहे थे नहीं। प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन को हम लोग देख रहे थे, और प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन जैसे वाटर का जो सरफेस है, रियल एपरेंट डेप्थ वगैरह, वो हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद जो देखोगे आप, जैसे प्रिज्म का जो सरफेस होता वो भी प्लेन ही होता है, तो इस वजह से उसके भी सरफेस पे हम लोगों ने रिफ्रैक्शन वगैरह करके देख लिया। फिर उसका एक और फेनोमेनन था जो डिस्पर्जन था, उसको भी हम लोगों ने देख लिया। और उसके बाद की हमारी क्लास है जिसका नाम है रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल या कर्व्ड सरफेस। तो सबसे पहले बच्चे लोग हेडिंग डाला जाए, रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन बाय कर्व्ड और स्फेरिकल सरफेस, है नहीं। रिफ्रैक्शन बाय कर्व या स्फेरिकल सरफेस। तो बच्चे लोग ये हमारा आज का हेडिंग होगा और इसी पे हम लोग बात आज करने वाले हैं, है नहीं। तो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो हमारा हेडिंग है आज का, रिफ्रैक्शन बाय कर्व और स्फेरिकल सरफेस, नहीं। चलिए, आप बोलोगे कि सर कर्व सरफेस तो सीधा सीधा जैसे रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि एक सरफेस ऐसा है, आप इधर से पेंट कर दो या दूसरी तरफ से पेंट कर दो, तो दो तरीके का होता था नहीं। सेम टू सेम बातें यहाँ पे भी है, लेकिन इसकी स्टोरी थोड़ा सा अलग है। जब आपको कर्व सरफेस बनाना हो, वहां से रिफ्रैक्शन करवाना हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, कोई ना कोई ऐसा मटेरियल, कोई ना कोई ऐसा मीडियम लेना पड़ता है जो ट्रांसपेरेंट हो। जैसे बच्चे लोग मान लो अपने पास एक स्फीयर है, क्या है बच्चा, एक स्फीयर है। अब इस स्फीयर की आप बात करोगे ना, तो ये स्फीयर को हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि इसके जो सरफेस है वो स्फेरिकल सरफेस होगा, इसमें आप छोटा सा पार्ट कहीं से भी काटोगे तो ये एक्चुअली में कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। तो बोले सर ये तो नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो ठीक है बच्चा, ये बात तो आप लोगों को समझ में आता ही है, लेकिन फिर भी बच्चा लोग इस स्फेरिकल सरफेस से हम लोग कैसे कैसे स्फेरिकल सरफेस को बना सकते हैं और किन किन चीजों का हम लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लो बच्चा, सबसे पहले आपने क्या किया, इसी स्फेरिकल सरफेस का यूज करके आपने थोड़ा सा डिस्टेंस पे इसको रखा। अब दो स्फेरिकल सरफेस है, नहीं है, तो आप लोग जानते हो कि सर दो स्फेरिकल सरफेस होगा तो इसके पास कितना क्या होगा बताओ। बोले सर जैसे ही दो स्फेरिकल सरफेस होगा ना, ध्यान से देखना बच्चा लोग, ये अभी हम लोग बात करें तो अभी हम लोग आपसे क्या बात कर रहे हैं कि यदि दो स्फेरिकल सरफेस अपने पास है तो इस दोनों स्फेरिकल सरफेस के मदद से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, किस तरीके के सरफेसेज को बना सकते, ड्रॉ कर सकते, और इसी सरफेस के मदद से हम लोग क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिंग सरफेस बनाएंगे। तो बच्चा लोग हमने क्या कर दिया, इस सिंपल से ज्योमेट्री को थोड़ा सा अपनाया, एक स्फीयर, आप देखोगे तो इसमें भी हमने स्फीयर का इस्तेमाल किया है और इसमें भी हम लोगों ने स्फीयर का ही इस्तेमाल किया हुआ है, नहीं। तो आप बोलोगे कि सर स्फीयर तो दोनों सही है, बात तो समझ में आया है, थोड़ा सा ऊपर हो गया था, सही है ऐसे। तो आप बोलोगे कि
सर बात तो हम लोगों को समझ में आया ही, लेकिन हमने क्या किया बच्चा, एक बार दोनों स्फीयर को थोड़ा सा ओवरलैप करवा दिया। ओवरलैप का मतलब एक दूसरे के ऊपर हमने ऐसे रख दिया। तो आप बोलोगे कि सर एक बात बताएं, एक बात बताएं क्या, ये जो पोर्शन है ये थोड़ा सा ज्यादा फील हो जाएगा, पूरा नहीं। ये जो पोर्शन है जिसको आप ठीक से देखोगे ना, इस पोर्शन को मैं ऐसे ही कलर कर देता हूं। इस पोर्शन को थोड़ा सा आप ठीक से एक बार नजर डालो। ये पोर्शन आपको दिखाई दिया जो ओवरलैपिंग पोर्शन है? बोलोगे हाँ सर ये तो दिखाई दे रहा है। अब ये जो पोर्शन है हमारा बच्चा, इसको ठीक से देखा जाए तो दोनों तरफ का जो इसका सरफेस है ना, दोनों तरफ का सरफेस वो एक्चुअली में कन्वेक्स है। बोले सर कन्वेक्स सरफेस क्या होता है? कन्वेक्स सरफेस का मतलब ऐसा सरफेस जो उभरा हुआ हो। तो बोले सर ये तो बिल्कुल है, दोनों तरफ सरफेस इसका उभरा हुआ है। नहीं, तो इसलिए इसका नाम ही रखा जाता है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स बच्चा लेंस। तो ये एक सरफेस ओवरलैपिंग के बाद आपको ऐसा देखने को मिला है नहीं? और इसी को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। तो सर ये किसी न किसी मटेरियल का बना होगा? हाँ। तो ये जैसे ये ग्लास की बात करोगे तो जनरली ये ग्लास का मिलता है, जनरली ये ग्लास का बना हुआ आपको देखने को मिलता है, नहीं बच्चा? तो इस वजह से आप मान लेते हो कि ये ग्लास का ही हो सकता है। लेकिन देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमारा जो लेंस होगा वो ग्लास का ही बना हुआ। सिर्फ आप इतना ध्यान रखो कि किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ हो सकता है। जैसे बोले इसे ट्रांसपेरेंट मटेरियल मतलब जैसे मान लो कोई प्रोटीन है। नहीं, हमारी आंखों में जो लेंस होता है वो एक्चुअली में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है नहीं? तो उसी तरीके से हम बात करें कि आप पानी का सरफेस, पानी की जो बूंद है उसको भी आप देखोगे कई बार वो भी लेंस के जैसा बिहेव करने लगता है। तो आप लेंस का मतलब ये मत समझना कि लेंस हमेशा ग्लास का बना हुआ होगा, लेंस हमेशा कांच का बना हुआ होगा, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है। बोले सर भाई जरूरी क्या है? जरूरी ये बातें है बच्चा कि लेंस होने के लिए जिस मीडियम की आप बात कर रहे हो, सबसे पहले तो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम का बना होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या कि यदि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम का बना हुआ है तो इसके दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज होने चाहिए। जैसे एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस इधर वाला है तो दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस इधर वाला है। अब दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस में से कोई एक 100% कर्व होना चाहिए, है नहीं? कोई एक 100% कर्व होना चाहिए। दोनों हो गया तो बड़ी बात है, अच्छी बात है। पर यदि कोई एक नहीं है, जैसे आप बोलोगे कि दोनों में से कोई एक कर्व सरफेस है कि नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको बात कर रहा हूं कि दो सरफेस में से कोई एक सरफेस 100% कर्व होना ही चाहिए। क्योंकि जब तक दोनों में से कोई एक सरफेस रिफ्रैक्टिंग कर्व नहीं होगा या स्फेरिकल नहीं होगा, तब तक हम लोग उसको लेंस नहीं बोलेंगे। जैसे मान लो बच्चा, एक मिनट के लिए मैं आपसे पूछता हूं कि क्या हमने ये एक सरफेस बनाया, ये मान लो हमने एक कांच का बना दिया, ट्रांसपेरेंट किसी भी मटेरियल का बना दिया, क्या हम लोग इसको लेंस बोल सकते हैं? आप बोलोगे कि सर इस बार हम लोग इसको लेंस नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते बच्चा? क्योंकि सर इसके देखो, यदि रिफ्रैक्शन इस सरफेस से होता है और इस सरफेस से होता तो दोनों का दोनों प्लेन है। यदि रिफ्रैक्शन इस सरफेस से होता और इस सरफेस से होता तो फिर भी दोनों का दोनों प्लेन सरफेस है, नहीं? तो पर भी दोनों ही कंडीशन में ये लेंस के माफिक बिहेव नहीं किया। लेकिन कोई बच्चा बोलेगा कि सर मान लो ऐसा है, इस दोनों में से एक कर्व है ऐसे, तो क्या ये लेंस के जैसा काम करेगा? हाँ बच्चा, ये लेंस है। जैसे मान लो इधर से एक रे आएगी तो पहले प्लेन सरफेस से टकराएगी, प्लेन सरफेस से टकराने के बाद इधर चली गई तो फिर ये इधर आ गई, नहीं ऐसे। तो आप देखोगे यहां पे एक रिफ्रैक्शन हुआ और एक रिफ्रैक्शन यहां। रिफ्रैक्शन का मतलब मीडियम कहां कहां चेंज हो रहा है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक मीडियम चेंज हो रहा है, एक मीडियम यहाँ पे चेंज हो रहा है। मतलब यहाँ पे रेज हवा से चल के ग्लास में जा रहा है और यहाँ ग्लास से चल के हवा में आ रहा है, तो दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। पर इस दोनों में आप देखोगे एक खासियत है बच्चा लोग। क्या खासियत है? कि सर दो बार रिफ्रैक्शन हुआ, लेकिन इसमें से एक बार जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो किसी न किसी कर्व सरफेस से हो रहा है, किसी न किसी स्फेरिकल सरफेस से हो रहा है। तो जब कभी भी कोई भी मटेरियल होगा, कोई भी मीडियम होगा, सिर्फ हमारे लिए जरूरी बात है कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि दो में से कोई एक सरफेस कर्व होना चाहिए। और यदि ऐसा हुआ तो इसको हम लोग नाम दे सकते हैं लेंस। आप ये कभी भी मत सोचना कि ये जो डिजाइन हमने बनाया है लेंस हमेशा ऐसा ही होगा।
ये कहीं कोई कंसेप्ट नहीं है, एकदम क्लियर समझो। ठीक है बच्चा? तो बोले सर ठीक है, आज के बाद हम लोगों को लेंस के बारे में पता चला कि भाई रिफ्रैक्शन होना चाहिए, सिर्फ ट्रांसपेरेंट मीडियम का बना होना चाहिए सिर्फ। जैसे इसी दोनों सेंटर को, इसी दोनों स्फेयर को हमने थोड़ा सा कुछ डिस्टेंस पे मेंटेन करते हुए रख दिया है। अब आप इसके इस पोर्शन को देखोगे, इसके बीच हमने क्या कर दिया, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम भर दिया। जैसे आप पानी भर दोगे या नहीं तो आप ग्लास भर दोगे, नहीं ऐसा पिघला के, तो फिर ये इस तरीके का शेप ले लेगा, ऐसे बन जाएगा। इसको जब आप बाहर निकालोगे तो आपको एक ऐसा सरफेस देखने को मिलेगा। ये जो सरफेस है बच्चा, ये आपका इस बार लेंस कहलाता। पर ये यदि सरफेस की बात करोगे तो ये काउंट किया जाएगा कर्व्ड सरफेस में। क्यों? क्योंकि इसमें जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, ये दोनों में से कोई एक सरफेस, क्या दोनों ही कर्व है? नहीं। आप बोलोगे कि सर मान लो इसी लेंस में एक रे इधर से आ रही है और इधर जा रही है, तो बताओ क्या ये लेंस के जैसा बिहेव करेगा? नहीं बच्चा, तब ये ग्लास स्लैब के जैसा बिहेव करेगा। तो ये सब कंसेप्ट को आप धीरे धीरे चीजों को आप गेन करना सीखो, स्टार्ट करो, कुछ अच्छे कंसेप्ट अपने दिमाग में डालने के बारे में सोचो। ठीक है बच्चा? चलो आ जाओ। अब आप बोलोगे कि सर अपने पास दो सरफेस बने। हाँ, कितने सरफेस बने? दो सरफेस। अब दोनों सरफेस में से आप बोलोगे कि सर दोनों सरफेस में खासियत क्या है? देखो बच्चा, दोनों सरफेस में मैं आपको खासियत बताऊं तो मैं आपको एक खासियत तो बता ही सकता हूं कि दोनों ही सरफेस जो बने हैं वह स्फेरिकल लेंसेज कहलाते हैं। ये दोनों के दोनों अभी स्फेरिकल लेंसेज है या कर्व्ड लेंसेज है, कर्व डिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ठीक है बच्चा? ये जो है हमने जो बनाया है, ये एक्चुअली में क्या है? बोले सर इस लेंस का ये एक सेंटर है, ये एक सेंटर, क्योंकि ये लेंस जब आपने बनाया तो दो स्फीयर को मिलने से बनाया है, तो इस वजह से इसके दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस इधर वाला है, दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस इधर वाला है। फिर आप बोलोगे कि सर दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस के हिसाब से देखा जाए तो इसके दो दो सेंटर भी होगा। हाँ, तो आप बोलोगे कि सर पहला सेंटर कौन है और दूसरा सेंटर कौन है? नहीं, पहला सेंटर कौन है और दूसरा सेंटर कौन है? देखो बच्चा, ये पक्की बात है कि ये लेंस बने चाहे ये लेंस बने, दोनों ही लेंस को बनाने के लिए दो स्फीयर की जरूरत हम लोगों को है। दो स्फीयर की जरूरत हम लोगों को है। मैंने इधर फर्स्ट माना और इधर सेकेंड माना, ये मैंने माना है, आप ध्यान रखना। पर आपको क्या करना है, यदि मान लो इधर C1 इधर C2, मैं इधर लिख देता हूं C1 और C2, आपको कभी कंफ्यूजन हो जाए कि सर कौन सा C1 होगा कौन सा C2 होगा, तो उसके लिए एक छोटी सी बात आप ध्यान रखना। क्या? कि यदि मान लो कोई रेज इधर से आके इस लेंस पे पड़ी है, इंसिडेंट की है, तो जिस सरफेस से ये पहली बार टकरा रही है उस सरफेस का सेंटर, जैसे ये इधर की तरफ झुकी हुई है तो पक्की बात है इसका सेंटर इधर ही होगा। हाँ सर, यदि इधर सेंटर होगा तो इसी सेंटर को हम लोग पहला सेंटर नाम देंगे। इधर से आने के बाद दूसरी बार इससे टकराएगी तो दूसरा सेंटर इधर होगा। फिर से आप इसमें बोलोगे कि सर इसमें बताओ, तो बच्चा लोग मान लो इधर से कोई रे आ रही है, पहली बार इससे टकराई है, तो ये टकराने के बाद इधर इसका सेंटर है तो इसको C1 मान ली, इधर वाले से, है नहीं? तो इसमें हम लोग कोई जल्दी टेंशन उन्शन वाली बात नहीं मानते हैं। हम लोग सिर्फ इतना सिंपल से याद रखते हैं कि रेज जिस सरफेस से पहली बार आके टकराए या इंसिडेंट करे उस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा C1 माना जाएगा और दूसरे वाले सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा उसको C2 मानेंगे। पहले वाले सरफेस का फोकस होगा उसको हम लोग F1 मानेंगे, दूसरे वाले का F2 मानेंगे, है नहीं? ये बात आपको ध्यान रख लेना। फिर आप बोलोगे कि सर एक बात तो और है, क्या? कि यदि मान लो कोई C1 और C2 है तो आप क्या करोगे, इस लेंस के बिल्कुल मिडल में, नहीं, आप देखोगे कि सर एक पॉइंट है, नहीं एक पॉइंट है। जैसे वहां पे आप लोग मिरर में याद करो कि मिरर का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर हुआ करता था, इसी मिरर के ज्योमेट्रिकल सेंटर का हम लोग नाम रखते थे पोल, यदि आपको याद होगा तो। ठीक है, ये पोल हम लोग नाम रखते थे। लेकिन आज क्या यहां पे सर ये पोल है? नो बच्चा, आज अपने पास क्या है, यदि आप देखोगे तो इस दोनों में से दोनों ही लेंस के, ध्यान से देखना, लेंस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट जरूर है जिससे रिफ्रैक्शन के बाद
रेज यदि जाती है ना, रिफ्रैक्शन के बाद रेज यदि जाती है ना, तो यदि मैं आपसे बात करूं ये रेज जाती है, तो जिस डायरेक्शन में ये इंसिडेंट हुई थी, जिस डायरेक्शन में ये इंसिडेंट हुई थी उसी डायरेक्शन में ये रिफ्रैक्टेड भी हुई है। मतलब इस यहां से रेज गुजरने के बाद एक ऐसा पॉइंट जिससे रेज गुजरने के बाद उसी डायरेक्शन में चले जाए या पैरेलल इमर्ज कर जाए, या इसी को हम लोग बोलते हैं अनडेविएटेड पास होना, है नहीं। तो लेंस के अंदर, अब ये पॉइंट हमेशा लेंस के अंदर होगा ये कोई जरूरी नहीं है, ये आप एकदम क्लियर समझो कि ऐसा होना कोई जरूरी नहीं है। ये जो पॉइंट मैं बोल रहा हूं जिसका नाम है ऑप्टिकल सेंटर ओ, इसको हम लोग बीच वाले पॉइंट का नाम देते ओ। ओ मतलब क्या? ऑप्टिकल सेंटर। आप बोलोगे कि सर ये ऑप्टिकल सेंटर है क्या चीज, किसको बोला जाएगा ऑप्टिकल सेंटर? तो मैं आपको कंफर्म कर दूं, ये कोई जरूरी नहीं है कि इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, बिल्कुल गलत बात। मिड पॉइंट होगा, ये भी गलत बात। बोले सही क्या है? तो सही बात क्या है बच्चा? सही बात क्या है कि जब कभी भी आप किसी लेंस को देखोगे तो लेंस के सरफेस पे या सरफेस से बाहर या सरफेस के अंदर, तीनों जगह पे ये ऑप्टिकल सेंटर हो सकता है। हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि किसी भी लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट, किसी भी लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट जहां से पास करने के बाद रेज अनडेविएटेड पास कर जाए। अनडेविएटेड मतलब इसका डेविएशन ना हो, जिस डायरेक्शन में ये आई है उसके पैरेलल चली जाए। अभी मैंने एग्जैक्ट बनाया था डायग्राम, अभी मैं जो बना रहा हूं ये रफ डायग्राम है, ओवरऑल आप मान सकते हो कि ऐसा होता है। यहां भी क्या होगा, यहां से यदि रेज, कोई भी रेज इधर से जाएगी तो इसके मिडिल से जाने के बाद ये अनडेविएटेड चली जाएगी, कभी मुड़ेगी नहीं, अपना डेविएशन नहीं शो करेगी, है नहीं। इसी पॉइंट का नाम रखा जाता है बच्चा ऑप्टिकल सेंटर। तो आप समझ चुके हो किसी भी लेंस के अंदर, बाहर या उसके सरफेस का वो पॉइंट जहां से पास करने के बाद इंसिडेंट रे अनडेविएटेड पास करे, और इसी का नाम रखा जाता है ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है बच्चा? तो इसमें हम लोगों ने कुछ कुछ बातों को और समझा। फिर यदि आप बात करोगे कि सर इसी लेंस में यदि हम लोगों को टाइप्स देखना हो कि कितने टाइप का लेंस हो सकता है, आप देखो, अब टेंशन नहीं लो बच्चा, इसको रट्टा मारते हैं अलग अलग बुक से, उसको अलग अलग तरीके से जब ऑब्जेक्टिव वगैरह में इससे पूछा जाता है तो बच्चे परेशान होते हैं। पर मैं आपको बोलूंगा आप परेशान मत हुआ करो। आपने क्या देखा कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है, तो पक्की बात है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 होगा और इधर वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 होगा। फिर आप बोलोगे इधर C1 है तो इधर रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है और इधर का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है। ठीक है भाई। पर यदि मानो बच्चा दोनों तरफ का रेडियस ऑफ कर्वेचर यदि सेम कर दिया जाए, है नहीं, सेम कर दिया जाए, तो इधर भी R है तो इधर भी R है, तो दोनों तरफ का सरफेस का रेडियस सेम हो जाएगा। तो यदि मान लो एक ऐसा कन्वेक्स लेंस जिसके दोनों तरफ का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम हो, उसी कन्वेक्स लेंस का बच्चा नाम रखा जाता है बाई कन्वेक्स लेंस, या जिसको हम लोग बोलते हैं डबल कन्वेक्स लेंस, है नहीं। इसी का नाम रखा जाता है बाई कन्वेक्स लेंस और इसी का नाम रखा जाता है डबल कन्वेक्स लेंस। ठीक है बच्चा? फिर आप बोलोगे कि सर क्या इसको बीच से काट दिया जाए? इसको बीच से जस्ट आप ऐसे काटोगे, इधर वाले पार्ट को आप बात करोगे तब पर भी और इधर वाले पार्ट का बात करोगे तब पर भी, है नहीं। दोनों ही सेम बात है, दोनों में से आपको जो रखना है आप रख सकते हो, दोनों ही बातें ये सेम है। मतलब क्या कि सर ये दूसरा लेंस के जैसा बिहेव करने लगेगा? हाँ बच्चा, ये भी एक लेंस है। मैंने आपको बोला ना कि लेंस हर वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसके एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस कर्व है। एक भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस यदि कर्व हुआ तो यहाँ पे, अब यहाँ पे आप ऑप्टिकल सेंटर की बात करोगे तो इसका ऑप्टिकल सेंटर बिल्कुल इसके बीच में आएगा बच्चा। कहाँ आएगा बताओ? इसके बीच में आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि आपने बीच से इसको काट दिया। तो ऑप्टिकल सेंटर यदि इसका बीच में था तो काटने के बाद ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे आ गया। तो अब देखो ऑप्टिकल सेंटर इसके बीच में नहीं है, ऑप्टिकल सेंटर इसके सरफेस पे आ चुका है। ठीक है नहीं, ये ध्यान रखना है कि ऑप्टिकल सेंटर सरफेस पे भी हो सकता है, सरफेस से बाहर भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो आ जाओ। फिर तीसरा बात यदि हम आपसे करें
इसी को आपने क्या कर दिया बच्चा, इसी को आपने ऐसे काट दिया, तो आपको एक छोटा सा चांद का टुकड़ा दिखाई दे रहा होगा, नहीं? बोले सर हाँ, ये तो हमको अपना चांद का टुकड़ा जैसा ही लग रहा है। तो बच्चा ये चांद का टुकड़ा तो आपको दिख रहा है, लेकिन आपका यदि कोई ना कोई चांद का टुकड़ा होगा तो उसका कुछ ना कुछ तो आपने नाम रखा होगा ना, कुछ ना कुछ आप लोग जरूर बोलते होगे उसको, बाबू, सोना, पता नहीं क्या क्या। तो बच्चा लोग इसका भी अपना अपना नाम रख लो अपने अपने हिसाब से, है नहीं? जो अच्छी अच्छी बातें हैं उसको आप लोग अपने अपने हिसाब से नाम रखो। बोले सर इसका क्या नाम रखे? इसका देखो बच्चा, दोनों तरफ का सरफेस इक्वल है, इसलिए इसका नाम हम लोग रखते हैं बाय बाय कन्वेक्स लेंस, बाय कन्वेक्स लेंस। बोले सर एक प्लेन है और एक कन्वेक्स है, तो इसका नाम रखा जाता है प्लेनो, प्लेनो कन्वेक्स लेंस। आप देखोगे एक धंसा हुआ है तो एक कनकेव है और दूसरा उभरा हुआ है तो दूसरा कन्वेक्स है, तो इसका क्या नाम रखा जाता है? कनकेवो कन्वेक्स लेंस, है नहीं बच्चा? ये बात है। तो आप लोग बोलोगे कि सर ये बात तो हम लोगों को समझ में आ गया, हमने अपने अपने चांद के टुकड़े का नाम रख दिया, है नहीं? पर ओरिजिनल में बच्चा ये नाम मत रखना, नहीं तो फिर बवाल हो जाएगा, है नहीं? ये ध्यान रखना। यदि तुमने अपने चांद के टुकड़े का नाम रखा प्लेनो कन्वेक्स या बाई कन्वेक्स, तो उसके बाद तो समझ लेना कि चांद ही दूसरे का हो जाएगा, नहीं? समझ लेना भाई। यहाँ पे आप बोलोगे सर अब यहाँ पे यदि मान लो ऐसा है, बोले ऐसा है कि सर इसके हम लोगों को टाइप देखना है, दोनों तरफ का रेडियस ऑफ कर्वेचर यदि सेम हो जाए बच्चा, इधर का भी रेडियस ऑफ कर्वेचर और इधर का रेडियस कर्वेचर, मतलब इधर का यदि आर है तो इधर का भी कितना है? आर है। इसमें भी आप ये बात लिख लेना, नहीं तो फिर बाद में भूल जाओगे आप। इसका यदि रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है तो इधर का भी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना बच्चा? आर है, दोनों तरफ का सेम। तो इस बार हम लोग इसका क्या नाम रखेंगे? मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्पेस चाहिए है, 1 मिनट रुक जाओ बच्चा, थोड़ा सा स्पेस बनाने दो, है नहीं? ये है नहीं बच्चा? ऐसे बोले ठीक है सर। अब इधर आ जाओ, इसका क्या नाम रखोगे? बोले सर इसका दोनों तरफ का सेम है तो बाई तो नाम रखा ही जाएगा, लेकिन ये कनकेव है तो बाय बाई कनकेव लेंस, है नहीं? इसका नाम रखा जाता बच्चा बाई कनकेव लेंस। फिर आप बोलोगे कि सर इसको एक तरफ से बीच से ऐसे काट दिया जाए तो एक तरफ का सरफेस प्लेन हो जाएगा, दूसरी तरफ का सरफेस कनकेव हो जाएगा, नहीं होगा? तो इसका क्या नाम रखा जाएगा? बोले सर मैं खुद ही बता दूंगा, प्लेनो कनकेव लेंस, है नहीं? ऐसे। अब तीसरा, यदि सर मान लो एक तरफ हमने क्या कर दिया, घिस के इसका कन्वेक्स बना दिया और दूसरी तरफ वाला जो सरफेस है वो कनकेव है, ऐसे, तो इसका क्या नाम रखा जाएगा? इसका नाम रखा जाएगा कन्वेक्सो कनकेव, कनकेव लेंस, है नहीं बच्चा? ऐसे। तो आपने देखा कि हम लोगों ने अलग अलग टाइप के लेंसेज पढ़ लिए। ये लेंस क्यों पढ़ रहे? क्योंकि ये स्फेरिकल सरफेस है बच्चा, इसको आपको पढ़ने की जरूरत है। अब आप बोलोगे कि सर इसमें बहुत सारी बातें हैं, जैसे अभी आपने प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में बात किया, जैसे आपने लेंस के बारे में बात किया, जैसे आपने लेंस के अलग अलग टाइप के बारे में बात किया, है नहीं? तो यदि आपसे यदि मान लो कोई चीजें पूछ लिया जाता है कि ऑप्टिकल सेंटर क्या है या प्रिंसिपल एक्सिस क्या है या फोकस क्या है इसका, नहीं, तो ये सब चीजें हम लोगों को अब एक एक करके लिखने की जरूरत है। तो बच्चा लोग आ जाओ हम लोग नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसका स्टोरी होगा, पहला नंबर, जिसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, है नहीं बच्चा? अब आप बोलोगे कि सर प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? देखो प्रिंसिपल एक्सिस कुछ अलग चीज नहीं है। जैसे अभी आपने देखा कि हम लोगों ने एक लेंस बनाया था, बोले हाँ सर लेंस बनाने के लिए कितने स्फीयर का इस्तेमाल किया? तो बच्चा लोग 2 स्फीयर का इस्तेमाल किया। दोनों स्फीयर के मदद से ही हम लोगों ने ओवरलैपिंग करके लेंस बनाए थे। तो आप सभी बच्चे जानते हो कि सर जैसे ही 2 स्फीयर हो गया तो एक बात तो कंफर्म है, क्या?
कि दोनों स्फीयर का अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर तो जरूर होगा, नहीं होगा? तो दोनों स्फीयर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने वाली वो स्ट्रेट लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर को होते हुए जाती है, इसी स्ट्रेट लाइन का नाम रखा जाता है बच्चा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस है नहीं बच्चा? ये तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है द स्ट्रेट लाइन passing through the straight line passing through the optical center and both the centers of sphere, both the center of sphere। सीधे सीधे इतना लिखो, ज्यादा नहीं। ऐसी स्ट्रेट लाइन का नाम रखा जाता प्रिंसिपल एक्सिस। अब आप बोलोगे कि सर प्रिंसिपल एक्सिस तो बात समझ में आ गया, लेकिन दूसरा बात आपने और भी किया था ऑप्टिकल सेंटर का। ऑप्टिकल सेंटर अलग अलग बुक में यदि आप देखते हो तो ऑप्टिकल सेंटर के बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपको सीधा सीधा ध्यान क्या रखना है, जितना मैं बोल रहा हूं उतना आप ध्यान रखना है नहीं। द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस which lies inside, outside or at इनसाइड तो हो गया, आउटसाइड हो गया नहीं, एट सरफेस, एट surface of lens up by which incident rays goes undeviated, goes undeviated। ऑप्टिकल सेंटर क्या है? बोले सर ऑप्टिकल सेंटर किसी भी लेंस के सरफेस पे या सरफेस से बाहर या इसके अंदर का वो पॉइंट होगा जहां से रेज अनडेविएटेड चली जाएगी। अनडेविएटेड का मतलब आप लोग बच्चा समझ चुके हो कि यदि मान लो कोई रेज यहां से आई है, यहां से आने के बाद इधर से गई है और इधर से जाने के बाद इधर गई है, तो नॉर्मल बात ये है कि सच में रेज ऐसे ही पास करेगी। तो ये जहां से ये जाती है और प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलती है, तो पॉइंट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस का ही होना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नीचे का नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल एक्सिस पे ही वो पॉइंट होना चाहिए जहां से लेंस के अंदर बाहर या सरफेस का वो पॉइंट जहां से रेज अनडेविएटेड चली जाती है। अनडेविएटेड का मतलब ये जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में जाएगी। इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे ये दोनों हमेशा पैरेलल होगी, तो इसी का नाम रखा जाता है। तो भाई नॉर्मल बात 100% सही तो ये बातें हैं, लेकिन आज के बाद जब हम लोग इसको बनाएंगे तो चूंकि इतना मोटा लेंस नहीं होता, बहुत पतला सा होता लेंस, इस वजह से आज से इतना जरूर ध्यान रखना आप लोग कि हमारे लिए ऑप्टिकल सेंटर का सीधा सीधा मतलब है कि ऑप्टिकल सेंटर हम लोग जिसको मानेंगे वहां से यदि किसी रेज को हम लोग पास करवाते हैं तो ये रेज सीधी गुजर जानी चाहिए, है नहीं? ऐसे तो आज से हम लोग इतना ध्यान रखेंगे, आज से हम लोगों को इतना ये डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चा? तो ये बात हम लोगों को भी समझ में आ गया कि सर ऑप्टिकल सेंटर क्या है। फिर ऑप्टिकल सेंटर के बाद आ जाओ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ऑप्टिकल सेंटर के बाद आ जाओ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो हम लोगों ने
अगला नाम लिखा तीसरा नंबर सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको आप बोलते हो C1 एंड C2। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है सर? सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ नहीं अलग चीज है, जिस सरफेस से या जिस स्फीयर के मदद से लेंस को आपने बनाया है, उसी स्फीयर के सेंटर का नाम रखा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसी स्फीयर के सेंटर का बच्चा नाम रखा जाता है सेंटर ऑफ स्फीयर। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लेना, ठीक है बच्चा। ऐसे तो बोले क्या है सर? इट इज द centers of a spheres whose length is a part। ये उस स्फीयर का सेंटर है जिसका कि लेंस एक पार्ट है, और इसी को हम लोग यहाँ C1 और इधर C2 लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग डायग्राम नहीं बना रहे। चलो आ जाओ बच्चा, सेंटर ऑफ स्फीयर के बाद एक और चीज जो कि आपको समझना चाहिए वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 एंड R2 है नहीं। ये अब आप बोलोगे कि सर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या चीज हुआ, ये क्या होता है? तो बच्चा जिस स्फीयर से है नहीं, ऐसे ही इसको सेम टू सेम लिख देते हैं हम लोग। इट इज द रेडियस, रेडियाई मतलब रेडियस का प्लूरल है नहीं। इट इज द रेडियाई ऑफ स्फीयर्स whose length is a part, लेंस इज ए पार्ट है नहीं बच्चा। ये तो ये उस स्फीयर का रेडियस है जिसका कि लेंस एक पार्ट है। फिर आप बात करोगे कि सर ये बातें तो हम लोगों को समझ में आ ही चुकी है। नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद आज हम लोगों ने भी देखा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाद ऑप्टिकल सेंटर के बारे में हमारी बातचीत हो चुकी है। प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोगों ने देख लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो तकरीबन सब कुछ तो हम लोगों ने कवर कर ही लिया। एक और चीज बचता है जिसका नाम है बच्चा लेंस और उसका फोकस। सबसे पहले तो आप लोग लेंस लिखना चाहिए था, लिखो लेंस हमारे लिए क्या होगा। लेंस का हम लोग क्या मतलब समझेंगे? लेंस क्या है? द ट्रांसपेरेंट, द ट्रांसपेरेंट refracting medium the transparent refracting medium having two refracting surface in which at least one is curve, one is curve called lens। ज्यादा कुछ नहीं लिख रहे, हमने क्या लिखा? द ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम, कोई भी ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम हैविंग टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जिसके पास दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो, इन विच एटलीस्ट वन इज कर्व, जिसमें कोई एक कर्व जरूर होना चाहिए, कोई एक स्फेरिकल जरूर होना चाहिए, है नहीं। इसी का नाम रखा जाता है क्या बच्चा? लेंस, है नहीं। तो लेंस के बारे में आप लोगों ने ये पढ़ा, तो एक दो डायग्राम से भी आप लोग समझ लो कि कौन सा लेंस है और कौन सा लेंस नहीं है। जैसे आपने इसके बारे में देखा तो ये अभी लेंस नहीं है, पर यदि हम इसको चाहे तो थोड़ा सा लेंस बना सकते हैं। नहीं, इसी में हमने क्या कर दिया? एक सरफेस को थोड़ा सा कर्व कर दिया है। तो आप बोलोगे कि सर इस केस में ये लेंस हो सकता है यदि रेज इधर से आए और इधर से रिफ्रैक्ट कर जाए ऐसे, है नहीं बच्चा। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ चुका है। ऐसे फिर आप बोलोगे
कि सर क्या हमारा ये एक लेंस है, जैसे पानी का एक बूंद होता है, नहीं, पानी का एक ड्रॉप होता है, यदि रेज इधर से आया है बच्चा तो इधर गया है, दोनों में से किसी भी तरफ गया है, तो आप कंफर्म इस बात को समझ चुके हो कि इस बार रेज क्या है, दोनों तरफ जो रिफ्रैक्शन हुआ है वो अपने आप में क्या है, एक, सर दोनों तरफ जो रिफ्रैक्शन हुआ है वो अपने आप में रिफ्रैक्शन सरफेस है, और इसमें से दोनों का दोनों ही कर्व है, तो ये तो लेंस के जैसा बिहेव करेगा ही। फिर आप बोलोगे जो नॉर्मल आपका लेंस जो आपको देखने को मिलता है वो कुछ इस तरीके का, तो सर ये तो लेंस है ही, ये तो सब जानते हैं, ये भी लेंस है, ये भी सब जानते हैं, नहीं? तो बच्चा लोग आप लोग थोड़ा सा ठीक से पढ़ना, इसको थोड़ा समझ के पढ़ना, ठीक है? ध्यान रखना कि ये कौन सा लेंस है और कौन सा लेंस नहीं है। लेंस कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, मैं आपको जब से प्रिज्म पढ़ा रहा हूं तभी से ये सब बात कर रहा हूं कि ये सब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक कंसेप्ट है। आप अपने दिमाग में ये मत सोचना कभी भी कि लेंस का कंसेप्ट हमेशा ग्लास के बने हुए लेंस के ऊपर ही लगेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यदि पानी का एक बूंद है, वाटर का कोई ड्रॉप है, तो उसके ऊपर भी लेंस का कंसेप्ट आप लगा सकते हो, क्योंकि वहां जो रिफ्रैक्शन हो रहा है दोनों के दोनों कर्व सरफेस से हो रहा है। ठीक है बच्चा? तो इन सब चीजों को थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, ठीक है? लेंस के बाद, हाँ, लेंस के बाद हम लोगों को एक और चीज पे बात करना जिसका नाम है फोकस, है नहीं? तो आइए हम लोग बात करते हैं फोकस पे। नेक्स्ट हमारा हेडिंग जो होगा बच्चा वो होगा फोकस। फोकस जिसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, F1 एंड F2 भी बोल सकते हैं या फोकस बोल सकते हैं। आप बोलोगे F1 एंड F2 लिख दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं? F1 एंड F। अब आप बोलोगे कि सर एक बात बताएं, यहां पे तो दो दो फोकस होगा। हाँ, इस बार चाहे आप लेंस कनकेव बनाओ, लेंस, है नहीं? तो सर ये तो लेंस दो तरीके का है, या तो आप कनकेव बनाओगे या कन्वेक्स बनाओगे। मैंने क्या मान लिया, एक बाई कन्वेक्स लेंस है और एक क्या मान लिया, बाई कनकेव लेंस है। नहीं, ऐसा दोनों ही केस में आपने क्या देखा कि सर दोनों ही केस में एक चीज तो हम लोगों को देखने को मिला। बोले क्या देखने को मिला? देखने को सर ये मिला, थोड़ा सा ध्यान रखना, देखने को ये मिला कि सर इधर भी इसका एक सेंटर होगा, इधर भी इसका एक सेंटर होगा। यदि इधर फोकस की बात करें तो इसका एक फोकस इधर होगा और एक फोकस इधर होगा। पर इस बार हम लोग कोई एक फोकस की बात तो करेंगे नहीं, इधर भी सेंटर होगा सर, इधर भी सेंटर होगा, इधर भी इसका फोकस होगा तो इधर भी इसका फोकस होगा, नहीं? क्योंकि हम लोगों ने सेंटर को, दोनों तरफ के सरफेस को सेम सेम माना है, इस वजह से दोनों तरफ का फोकस भी सेम सेम। अब यहाँ पे दो फोकस होता है नहीं बच्चा? तो इसलिए यहाँ दो फोकस है तो इसलिए इसके दो नाम भी होते हैं। जैसे पहला हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, प्राइमरी फोकस, है नहीं? या जिसका नाम रखा जाता फर्स्ट फोकस, फर्स्ट फोकस जिसको हम लोग बोलते हैं F1। और दूसरा नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी फोकस। यहां दो फोकस है तो किसको हम लोग प्राइमरी फोकस बोलेंगे और किसको हम लोग सेकेंडरी फोकस बोलेंगे। जैसे बच्चा 1 मिनट के लिए आप मान के चलो प्राइमरी फोकस की मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो प्राइमरी फोकस क्या होगा सर? देखिए, लेंस चाहे आपका कनकेव हो या कन्वेक्स हो, दोनों ही केस में यदि मैं आपसे बात करूं, दोनों केस में, तो आप क्या बोलोगे कि सर कनकेव लेंस होगा तब पर भी ये बात सही है और कन्वेक्स लेंस होगा तब पर भी ये बात सही है। तो हाँ बच्चा, कनकेव और कन्वेक्स दोनों के लिए ही ये बात सही है। दोनों थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम बन जाए तो सही रहेगा हमारा, है ऐसे। तो अपने पास दो तो लेंस है, एक कनकेव लेंस है और दूसरा कन्वेक्स लेंस है, नहीं है? तो आपने बोला कि सर ये बात है तो ठीक है। ऐसे, है नहीं? ये तो हमने इसका प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। पर आप ठीक से देखोगे ना बच्चा तो आपको बड़ा एक अजीब सी बातें देखने को यहाँ पे मिलेगा। बोले सर अजीब सी बातें क्या देखने को मिलेगा? अजीब सी बातें बच्चा इसलिए ये कुछ देखने को मिलेगा आपको, जब आप देखोगे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं, है नहीं? थोड़ा सा समझो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट जहां से यदि रेज निकले, जैसे यहां से कोई रेज निकलती है
तो ये जा रही थी इस रास्ते से, लेकिन जिधर का सरफेस मोटा होता है रेज उधर झुक जाती है, उधर मुड़ जाती है, तो ये झुक के इधर के तरफ चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं से रेज ऐसा एक पॉइंट जरूर होगा जहां से रिफ्रैक्शन के बाद, जहां से लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद ये रेज सीधा सीधा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती होगी, सीधा सीधा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती होगी। और इसी लेंस का बच्चा नाम रखा जाता है, सॉरी इसी पॉइंट का नाम रखा जाता है फर्स्ट फोकस। तो मतलब हमारे लिए फर्स्ट फोकस क्या होगा सर? किसी भी लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट, ध्यान से सुनना, किसी भी लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट जहां से निकलने के बाद इंसिडेंट रे लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हो, है नहीं? जहां से निकलने के बाद रिफ्रैक्शन के बाद लेंस कैसे हो जाती हो, सॉरी रेज कैसी हो जाती हो? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। उसी का नाम रखा जाता बच्चा फर्स्ट फोकस। अब आप बोलोगे कि सर मान लो ऐसा हुआ, कैसा? कि इसमें ऐसा तो नहीं होगा, इसमें क्या होगा? यदि रेज, ध्यान से सुनना, यदि रेज इधर से ऐसे गई होगी, एक मिनट, यदि रेज इधर से इधर गई होगी तो जिधर मोटा सरफेस होगा तो उधर झुक गई होगी, तो ये तो और इधर झुक जाएगी। तो इस बार तो रेज इसमें ऐसा हो नहीं रहा है, इस बार तो ऐसे हो ही नहीं रहा, तो इस बार क्या होगा सर? इस बार क्या होगा थोड़ा सा समझो। इस बार क्या होगा कि यदि रेज पैरेलल आ रही है या यदि रेज को आपको पैरेलल ले जाना हो तो मोटे वाले सरफेस की तरफ झुक जाएगी। हाँ सर, तो ये रेज इधर जाएगी और ये रेज इधर जाएगी। पर दोनों रेज से आप पूछो कि क्या आप कहीं से मिल के आ रहे हो, तो ये बोलेगी हाँ भाई कहीं ना कहीं हम लोगों ने मिला जरूर है। जहां से ये जा नहीं रही है लेकिन यहां से जाती हुई लग रही है, नहीं लग रहा है ये, ऐसा नहीं लग रहा कि ये रेज जो है, सॉरी ये ऐसे करते हैं उल्टा, ये रेज यहां से पहले निकली होगी फिर ऐसे टकराने के बाद इधर नहीं कि उल्टा। हमको लगता है कि ये डायग्राम दोनों हटा देना पड़ेगा। रुक जाओ एक मिनट बच्चा, हमको रेज इधर ले जाना था ना, तो इधर हम लोग इसको हटा लेते हैं, ठीक है? ऐसे इसको डॉटेड लाइन बना लो, आप बनाना चाहते हो ऐसे बना लो, ठीक है? तो आपने क्या बोला कि सर इसका मतलब ये हुआ, अभी भी मुझे लग रहा है ना कि हमने उल्टा ही डायग्राम, एक मिनट रुक जाओ, इसको थोड़ा सा ठीक किया जाए। चलो आ जाओ फिर से बनाते हैं। ये मान लो अपने पास क्या है, एक कनकेव लेंस है। अब कनकेव लेंस की बात करें, इसकी फर्स्ट फोकस किधर होगी और कैसे होगी, तो इस पे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं बच्चा लोग, है नहीं? चलिए आइए, आप बोलोगे क्या कि सर मान लो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है बच्चा लोग, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये बात तो हम लोगों को समझ में आया ही। पर यदि मैं आपसे पूछता हूं कि कि रेज पैरेलल चली जानी चाहिए, तो बच्चा रेज यदि यहां से पैरेलल चली जाती है, रेज यदि यहां से रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल चली जाती है, तो इस रेज को पैरेलल होने के लिए, ध्यान से सुनना, इस रेज को पैरेलल होने के लिए, क्योंकि यदि यहां से जो रेज आएगी, यहां से जो रेज आएगी वो तो इधर मुड़ जाएगी, तो ये तो इधर तो जाने वाली है नहीं, तो इधर चली जानी चाहिए, नहीं ऐसे। लेकिन हम चाहते कि रेज हमारी पैरेलल जानी चाहिए, तो आप क्या बोलोगे कि सर पैरेलल रेज जानने के लिए ये रेज यहां से आती हुई लगनी चाहिए, यहां से नहीं, यहां से। तो इस बार क्या होगा, ये आ नहीं रही है, आती हुई लग रही है। तो प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट जहां से निकलने के बाद या ऐसा लगे कि रेज वहां से निकलने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई है, उसी पॉइंट का नाम रखा जाता बच्चा फर्स्ट या प्राइमरी फोकस।
इसी पॉइंट का क्या नाम रखा जाता है? फर्स्ट या प्राइमरी फोकस। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आया है? नहीं तो ये बात आप लोग समझ चुके हो। प्राइमरी फोकस या फर्स्ट फोकस के बारे में आप लोगों ने समझ लिया। बोले सर यदि हमको सेकेंडरी फोकस समझना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, सेकेंडरी फोकस को भी हम लोग समझ सकते हैं। देखो दूसरा नंबर क्या है? सेकेंडरी, सेकेंडरी या इसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंड फोकस। F2 से इसको डिनोट किया जाता है नहीं? सेकेंडरी फोकस क्या होगा? सेकेंडरी फोकस होगा कि यदि बच्चा मान लो आपके पास, ध्यान से सुनो, ओहो, यदि बच्चा मान लो कि आपके पास क्या है? लेंस है, ठीक है सर, ये कन्वेक्स लेंस है, हाँ, और ये कनकेव लेंस है। बोले ये भी सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ये कनकेव और कन्वेक्स लेंस हम लोगों ने बना लिया, ठीक है सर। पर यदि बच्चा हम आपसे बात करें तो ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, हाँ सर, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, बिल्कुल मान लिया गया कि इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये है। पर यदि मान लो, बोले क्या मानना है? मानना ये है कि यदि रेज पैरेलल आ रही है, पहले क्या था? जहां से निकलने के बाद लेंस से जब इमर्जेंट रे निकलती है तो पैरेलल हो जानी चाहिए, पर यहां पे उल्टा है। यहां पे उल्टा क्या है कि सेकेंडरी फोकस हम लोग उसको बोलते हैं, सेकेंडरी फोकस हम लोग उसको बोलते हैं जो जहां पे पैरेलल आने वाली रेज, जहां पे पैरेलल आने वाली रेज प्रिंसिपल एक्सिस से मिलती है। तो बोले सर पैरेलल आने वाली रेज प्रिंसिपल एक्सिस से इधर मिलेगी इस तरफ, तो इसलिए इसका नाम रखा जाता है सेकेंडरी फोकस, है ना बच्चा? इसलिए इसका नाम रखा जाता है सेकेंडरी फोकस। आप बोलोगे कि सर ये यदि पैरेलल रेज इस पे आ रही है, ध्यान से देखो, यदि पैरेलल रेज इस पे आ रही है तो आने के बाद तो ये दोनों इधर चली जाएगी, हाँ, लेकिन ये किसी एक पॉइंट से आती हुई जरूर नजर आ रही है, और जिस पॉइंट से ये दोनों आती हुई नजर आ रही है बच्चा, उसी पॉइंट का नाम रखा जाता है सेकेंडरी फोकस। तो इसका ये सेकेंडरी फोकस है नहीं? ध्यान से समझने वाली बात यही, ठीक है? तो मुझे एक बार आप कंफर्म कर देना ये प्राइमरी और सेकेंडरी फोकस का आप लोगों को चीजें क्लियर हो पाया है कि नहीं हो पाया? एक कॉल है, 1 मिनट रुको थोड़ा सा। चलिए तो बच्चा लोग थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं, पहले इसको निपटा देते हैं और उसके बाद प्राइमरी फोकस क्या होगा। लिखिए इसका डेफिनेशन लिखिए, द या दैट पॉइंट पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस by which by which refracted rays goes by which refracted rays goes that point on principal axis by which refracted rays goes parallel to principal axis, principal axis after refraction,
आफ्टर रिफ्रैक्शन, है नहीं, ये the that point on principal axis by which refracted rays goes parallel to principal axis after refraction। पहली बात तो ये। दूसरी बात इसमें क्या लिखना है, that point on principal axis है नहीं, where parallel coming rays meet after refraction by lens। ठीक है बच्चा, ऐसे। तो आप प्राइमरी फोकस और सेकेंडरी फोकस के बारे में भी पढ़ चुके हो। एक बार आप लोग कंफर्म करना सभी बच्चे, लगेगा कि सब कुछ ठीक है तो एक बार बता देना, और यदि लगेगा कि नहीं ठीक है तो हमको एक बार कंफर्म कर देना, बता देना, है नहीं बच्चा। तो जब कभी भी हम लोग फोकस की बात कर रहे होते हैं, जब कभी भी हम लोग फोकस की बात कर रहे होते हैं तो हमेशा हम लोग प्राइमरी फोकस पे ही चर्चा करते, प्राइमरी फोकस पे ही बात करते हैं। तो हमेशा हम फोकस को प्राइमरी फोकस मान के ही चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझने के बाद यदि आप लोग बातों को समझ चुके होंगे तो बोलना हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चा लोग, ठीक है नहीं, यहाँ तक बोलना हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? हाँ ना बोल देना, एक बार कंफर्म कर देना बच्चा लोग, ये सब यदि क्लियर हो तो, प्राइमरी फोकस और सेकेंडरी फोकस यदि क्लियर हो। नेक्स्ट अगला जो हम लोगों को देखना है बच्चा, ये अगला नेक्स्ट वाला जो हम लोगों को देखना है वो क्या देखना है, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, साइन, आप लोग बोलोगे कि सर साइन कन्वेंशन तो हम लोगों का पढ़ा हुआ है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ बच्चा, साइन कन्वेंशन आप लोग जानते हो, ये चीज आप लोगों ने पढ़ रखा है, इसलिए हमको यहाँ पे बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साइन कन्वेंशन में हमने क्या पढ़ा था मिरर में, कि सर सभी दूरियों को हमेशा पोल से मेजर किया जाता है, पर यहाँ पे पोल नहीं है, कौन है, ऑप्टिकल सेंटर। तो यहां सभी दूरियों को ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किया जाएगा। बातें वही है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मापी गई सभी दूरियां आज भी पॉजिटिव होगी और उसके अपोजिट डायरेक्शन में मापी गई सभी दूरियां आज भी नेगेटिव मानी जाएगी, ठीक है। मतलब सारी के सारे डिस्टेंसेज को हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जिस डिस्टेंस को मेजर करेंगे उसको पॉजिटिव मानेंगे, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जिस डिस्टेंस को मेजर करेंगे उसको हम लोग नेगेटिव मानेंगे, ठीक है सर। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर या ऑब्जेक्ट के साइड में जिस डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं उसको पॉजिटिव मानते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे या इमेज के साइड में हम लोग जिसको मेजर करते हैं बच्चा लोग, उसको हम लोग क्या मानते हैं, उसको हम लोग क्या मानते हैं, बोले सर उसको हम लोग मानते हैं नेगेटिव, है नहीं। तो चलो बच्चा लोग ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हुए हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा क्या है कि मान लो आज हमारे पास एक लेंस है, क्योंकि कर्व या रिफ्रैक्टिंग सरफेस की हम लोग बात करें तो हमारे लिए लेंस ही है, तो कर्व सरफेस या रिफ्रैक्टिंग सरफेस का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है नहीं, तो इसलिए हम लोग इसी पे बात करते हैं। तो बच्चा लोग मान लो इस लेंस का ये प्रिंसिपल एक्सिस है, बोले सर है ही, मानना क्या है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, बोले सर बिल्कुल होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट को बच्चा लोग यहां पे रख दिया, ये हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट है ए बी, क्या बच्चा, एक ऑब्जेक्ट है ए बी। तो आज क्या होगा सर, ए बी जो ऑब्जेक्ट है तो हमेशा ऑब्जेक्ट से एक इंसिडेंट रे निकलती है और सरफेस के तरफ चलती है, चलेगी तो हर एक डायरेक्शन में, लेकिन हमारे लिए वही रेज काम की है जो सरफेस के तरफ चल रही है, ठीक है सर। हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट से एक रे निकल के इसके सरफेस की तरफ आ रही है, तो ये इंसिडेंट रे के चलने का डायरेक्शन है, ठीक है। हम सभी दूरियों को कहां से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। जिस दूरी को हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो इसका दो सेंटर है, एक सेंटर मान लो इधर है C1, दूसरा सेंटर मान लो इधर है C2, एक फोकस मान लो इधर है
F1 और दूसरा फोकस मान लो इधर है F2, है कि नहीं? ये ऑप्टिकल सेंटर है। यदि मान लो इस केस में एक इमेज आपका यहाँ पे ऐसे बना है छोटा सा, इस केस में इमेज आपका यहाँ पे यदि मान लो बना है एक छोटा सा इमेज बना है ऐसे, तो सर ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है बच्चा? ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश लिख दो इसको, ए डैश और बी डैश, ये इसका इमेज है। तो ऑब्जेक्ट से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, तरीके से लिखो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। चलो आ जाओ बच्चा, परेशान नहीं होना, ठीक है। ये सर ऑब्जेक्ट से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग मानते हैं ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस, आज भी यू है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है। यदि हम आपसे बात करें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या है सर? ये है अपना बच्चा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ। तो एच ओ ऊपर है, एच आई नीचे है, प्रिंसिपल एक्सिस के नहीं है, ये है अपना एच आई। तो ये भी बात आप लोगों को समझ में है। फिर आप बोलोगे कि सर हाइट ऑफ इमेज की आप बात करोगे तो इमेज जहां पे बना है वहां तक के डिस्टेंस को भी तो हम लोग कुछ नाम देते हैं, यहां तक के डिस्टेंस को हम लोग बच्चा नाम देते हैं वी। नहीं, तो यू आपको पता चल गया, वी पता चल गया। फोकस से यहां तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं F1। ये डिस्टेंस को क्या बोलते हैं सर? ये F2। यहां से यहां तक के रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर है, तो ये R2 इधर होगा, और इधर क्या होगा बच्चा? सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होगा इधर मान लो R1। ठीक है बच्चा लोग, ऐसे। तो सर ये बातें तो हम लोगों को समझ में आ चुका है, पर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कचरा जैसे लग रहा है, नहीं? क्या करोगे अब? तो मान लो हर एक चीज को हमने यहीं पे मेंशन कर दिया, इस वजह से इससे थोड़ा सा लग रहा है, पर मान लो चीजें वही है। आज भी हम लोगों को कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या है चीजें सर? प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर आप लोग सभी बच्चे जानते हो पहले से ही, इसलिए हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे। हम लोग सीधा सीधा समझते हैं कि हमारे लिए ये ओरिजिन माना जाता है। ओरिजिन 0,0 हम इसको मान के चलते हैं। इसके ऊपर जिसको मानते हैं ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर या जिधर ऑब्जेक्ट होता है उधर वाला साइड हमेशा प्लस मान के चला जाता है, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे या जिधर इमेज होता है उधर वाले साइड को हमेशा हम लोग माइनस मान के चलते हैं। ठीक है बच्चा, ऐसे। तो आप क्या बोलोगे कि सर वही बातें हैं, तो थोड़ा सा जल्दी में लिख दिया जाए साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में पहला नंबर पॉइंट, all the distances, all the distances are measured from pole नहीं, optical center, optical center of lens, है नहीं? ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। दूसरा नंबर पॉइंट क्या? द डिस्टेंस measured in the direction of the distance measured in the direction of incident ray, incident ray are taken positive and in opposite in opposite direction of incident ray, in opposite direction of it, distance are taken negative, है नहीं बच्चा? ये ऊपर अगला क्या होगा? बोले सर अगला होगा तीसरा नंबर, above the principal axis, above the principal axis
distances are positive, and चौथा नंबर, below the principal axis distances are taken below the principal axis distances are taken negative, है ना बच्चा? ये बात है। तो आप इसको एकदम आराम से चीजों को समझ चुके हो। यदि इतना समझने के बाद आपसे पूछ दिया जाए कि एक बात बताओ, क्या इस बार क्या हमेशा ऐसे होगा? तो बच्चा इस बार एक खतरा भी है, एक डेंजर बात भी है। बोले क्या डेंजर बात है? डेंजर बात ये है बच्चा, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात। बोले क्या ध्यान रखना है सर? ध्यान ये रख लेना बच्चा लोग, नोट को थोड़ा सा ध्यान रख। नोट पहला, फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का फोकस जो होगा ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाएगा। और दूसरा, फोकस ऑफ कनकेव लेंस ऑलवेज नेगेटिव। इसका जरूर आप विशेष ध्यान रखना, है नहीं? क्योंकि ये ध्यान यदि आप नहीं रखोगे ना, ये कभी भी साइन कन्वेंशन पे डिपेंड नहीं करता। जैसे ही आपको कन्वेक्स लेंस दिखाई दिया तो उसका फोकस आप प्राइमरी फोकस मान को चलो, उसका फोकस आप पॉजिटिव मान लो। कनकेव लेंस दिखाई दिया तो उसका फोकस आप नेगेटिव मान के चलो, बाकी के लिए काम करो। जैसे यदि मान लो हमसे किसी बच्चे ने पूछा कि सर एक बात बताइए, क्या बताना बताओ? क्या हुआ? अभी तो बंद है ना क्लास? नहीं, अभी तो हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। हाँ, 10 तारीख से, 10 से 11 तारीख से खुलेगा। आ जाइएगा, कोई दिक्कत, उसको लगा दीजिए, गेट सटा दीजिए। चलो आ जाओ बच्चा लोग। तो एक बार हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि सर यहाँ पे यदि हमसे आप पूछ रहे हो तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे u, इसका साइन हम प्लस माने, v इस केस में क्या माने, नहीं r1 को क्या माना जाएगा, r2 को क्या माना जाएगा, नहीं ये f1 का साइन क्या होगा, f2 का साइन क्या होगा, ये सारी बातें है नहीं। चलो आ जाओ, मैं आपको साइन कन्वेंशन के लिए इसके चीजों को दिखाता हूं। दो और चीजें छूट गया, जिसका नाम है HI, HO और HI, है नहीं? इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते, आइए। अब आप बोलोगे कि सर ये बातें तो हम लोग को समझ में आ ही चुका है, तो हम लोग खुद से कर लेंगे। देखो एक बार मैं करवा देता हूं, बाकी आप लोग कर लेना। हमेशा इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से निकलती है, तो ये डायरेक्शन है ऑब्जेक्ट के चलने का, एक्स एक्सिस के तरफ ऑब्जेक्ट चल रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, इंसिडेंट रे। आप क्या करोगे, ऑप्टिकल सेंटर से दूरियों को मापने के लिए चलोगे, तो सबसे पहले आप किधर की तरफ चलोगे? बोले सर जैसे सबसे पहले आप हमको पूछे HO के बारे में, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो इसका साइन जो होगा बच्चा वो पॉजिटिव लिया जाएगा। ठीक है सर। हाइट ऑफ इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो इसका साइन जो लिया जाएगा वो निगेटिव लिया जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद आ जाओ यू के बारे में। यू इधर है ऑब्जेक्ट आपका, तो यहां से मैं इधर चल रहा हूं नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, इंसिडेंट रे प्लस एक्स एक्सिस की तरफ है और मैं इसके उल्टा जा रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, उल्टा डायरेक्शन हो गया। फिर आप क्या करोगे, बोलेगे सर वी, तो यहां से आप चलोगे वी की तरफ, वी मतलब इमेज, इमेज की तरफ आप चलोगे तो आप भी प्लस एक्स एक्सिस की तरफ हो और इंसिडेंट रे भी सेम डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव ले लो। फिर आप चलोगे किधर की तरफ सर, R1, R1 किधर है, R1 आपका बच्चा इधर है, तो आप इधर की तरफ जाओगे माइनस एक्स एक्सिस की तरफ, तो उल्टा डायरेक्शन में होने की वजह से इसको नेगेटिव मान लेना। R2 क्या होगा सर, प्लस एक्स एक्सिस की तरफ, तो इसको हम लोग पॉजिटिव मान लेके चलेंगे, है नहीं। F1 F2 बच्चा, F1 F2 फोकस के लिए आप यहां से काम कर लिया करो, है नहीं, ये ध्यान रखने वाली बात।
क्योंकि F1 F2 का यहाँ पे हम लोग साइन यहाँ से नहीं निकालने वाले, साइन हमको ऐसे ध्यान रखना। ठीक है बच्चा लोग, अब मुझे एक बार आप लोग कंफर्म कर देना कि यहाँ तक की चीजें आप लोगों को कैसे लगी, सब कुछ बढ़िया है कि नहीं है। और यदि लग रहा होगा कि यहाँ की चीजें क्लियर है तो उसके बाद की क्लासेज एकदम मजेदार है, शानदार है, और सबसे बड़ी बात, जितना शानदार है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा, है ना। चलो।